हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, फ्रीडम। आपको देखने में ये बड़ा ही सिंपल वर्ड लगेगा कि फ्रीडम क्या होता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो फ्रीडम के लिए बहुत संघर्ष किया उन्होंने, और एक ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न विचार भी दिए हैं। अगर आपकी क्लास लाइव शुरू होती तो मैं आपसे पूछती अगर फ्रीडम क्या है, तो आप भी भिन्न भिन्न जवाब देते हैं कि अधिकार मेरे फ्रीडम है या मुझे कुछ भी करने की आज़ादी फ्रीडम है। आज हम डिटेल से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि जो मैं बुक पढ़ा रही हूँ वो एनसीईआरटी नहीं है। बच्चों, ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, बहुत अच्छी बुक है। जितना एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन आपके तैयार नहीं होते इस बुक से, अगर एनसीईआरटी से हम करवाते, जो क्वेश्चन के लिए ये बढ़िया है। जितने भी कंटेंट बचेंगे, एक दो चीज़ें जो रहेंगी वो हम बाद में एनसीईआरटी बुक से एज ए वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आपके या टर्म होती हैं, उनके लिए ये बुक अच्छी है, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि हम एनसीईआरटी नहीं करवा रहे, ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, बहुत अच्छी है। और इसमें ऐसा कोई पोर्शन छूटा हुआ नहीं है जो एनसीईआरटी बुक में से ना आया हो। तो फ्रीडम क्या है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? सबसे पहले तो ये है, क्या इससे पहले जो है फ्रीडम, जब आधुनिक युग में इसका शब्द का प्रयोग होना शुरू हुआ, क्या फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं थी? जो आधुनिक मॉडर्न शब्द है वो फ्रीडम के रूप में कैसे आया? जैसे आपके पहले ही पेज है, उसमें नेल्सन मंडेला एक व्यक्ति हैं जिसके बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा, और दूसरी हैं आंग सान शू की। इनके बारे में भी आपने 9th में सेम चैप्टर, 3rd चैप्टर जो था उसमें पढ़ा होगा, 2nd चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस तरह से इन दोनों ने अपने देश की आज़ादी के लिए, लोगों के आज़ादी के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, और काफ़ी सालों तक ये दोनों जेल में रहे। इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है तो लोग इसको छीनते क्यों हैं, सरकारें इन्हें वायलेट क्यों करती हैं? जो मॉडर्न एज था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये व्यापक शब्द हुआ। और आपको याद हो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति, उस फ्रांसीसी क्रांति में भी 3 शब्द थे, लिबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, भाईचारा। और ये लिबर्टी आज़ादी ही है। इसी तरह फिर जो आपका अमेरिका का संविधान बना, जो सबसे पहले लिखा हुआ था, ये भी फ्री लोगों के मौलिक अधिकारों पर था, जिसमें आज़ादी का अधिकार एक महत्वपूर्ण था। इसी तरह ब्रिटेन के लोगों ने भी सबसे पहले एक लॉक नाम के लेखक हुए हैं वहाँ, उन्होंने प्रॉपर्टी और फ्रीडम, लिबर्टी के अधिकार को पवित्र माना है। ये लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो क्या उससे पहले फ्रीडम नहीं थी जब इन लोगों ने डिमांड की? जैसे रूसो ने कहा, देखो ये सारी कोटेशन आपको एज छोटे छोटे क्वेश्चंस में आएंगी, क्या इससे पहले आज़ादी नहीं थी? रूसो 1750 के आसपास फ्रांस में हुए थे। उन्होंने क्या कहा था? व्यक्ति बोर्न फ्री, मैन वाज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही बोन्ड इन चेन्स। मतलब व्यक्ति आज़ाद पैदा हुआ था लेकिन हर जगह वो चेन में बंधा हुआ है। मतलब उसको आज़ादी प्राप्त नहीं है, तभी फ्रांस की क्रांति हुई। इसी तरह मार्क्स ने कहा था कि मजदूरों अपनी क्रांति कर दो। मार्क्स के तो विचार थोड़े मार्क्सवादी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मजदूरों आप क्या करो, जंजीरें तोड़ दो, रेवोल्यूशन कर दो, आपके पास खोने के सिवाय, चैन के सिवाय और कुछ नहीं है। इसका मतलब मजदूर भी कैद थे, उनको भी आज़ादी नहीं थी। ये सारी बातें 17वीं शताब्दी
16वीं में तो कम इसका प्रचार हुआ, 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में ये विचारधारा खूब फैली। तो फ्रीडम शब्द जुड़ा हुआ है लिबरलिज्म से। ये लिबरलिज्म आपने 10th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फर्स्ट लेसन की वीडियो मैंने बनाई है, उसमें लिबरलिज्म को मैंने डिटेल से समझा कि लिबरलिज्म क्या होता है। पहले जब बड़े बड़े राज्य नेशन स्टेट बने तो उससे पहले राजा राज करते थे, और वो राजा अपने आप को भगवान का दूत मानकर निरंकुश तानाशाही के अनुसार शासन करते थे। मतलब एक टायरनी के रूप में। टायरनी होती है कि जिसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होता, निरंकुश तानाशाह होते हैं। अगर इस तरह के निरंकुश तानाशाह हैं तो क्या लोगों को आज़ादी मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि चर्च और राजा ने व्यक्ति के पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक, सोशल और रिलीजियस लाइफ को इस तरह से जकड़ा हुआ था कि व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई आज़ादी नहीं थी। इवन वो अपने अनुसार पूजा पाठ भी नहीं कर सकता था, धर्म को नहीं अपना सकता था, भाषा नहीं बोल सकता था, पढ़ लिख नहीं सकता था। जैसे आपने एक महान साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, गैलीलियो ने सबसे पहले साइंटिस्ट खोज करके ये बताया कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, और जो ग्रह उपग्रह हैं वो मनुष्य से इतनी दूर हैं कि उनका असर जो मनुष्य हैं उन पर नहीं पड़ता। जो चर्च आपको भ्रम में डाले हुए, उनको वो जेल में डाल दिया गया और कई सालों तक वो जेल में रहे। फिर उस टाइम जब ये धारणाएं फैल रही थी, एक तो जो लोगों में फैल रहा था कि नेशन स्टेट बनानी है, कि बिखरे हुए जो राज्य हैं उनको हमने एक बनाना है, तो लोगों में नेशनलिज्म की भावना फैली हुई थी। दूसरी बात, एक तो साहित्य का विकास उस टाइम ऐसा हुआ, और लोगों में लिटरेसी रेट बहुत बढ़ गया। मतलब लोग पढ़ लिख गए, और पढ़ने लिखने से उनमें पुनर्जागरण हुआ, और उन्हें पता चला कि मैन इज ए रैशनल बीइंग, मनुष्य एक ऐसा विवेकशील प्राणी है जो अपने फैसले खुद ले सकता है। राजा को उसके फैसलों पर किसी तरह का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए। चर्च हमें ना बताए कि हमें किस तरह से जीना है। साहित्य हुआ, साइंस और टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पता चला कि जो हमारे जितने भी डिजास्टर आते हैं वो किसी पाप के कारण नहीं आते। भूख मरी आती है, सूखा पड़ता, अकाल पड़ता है, वो तो सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि ये नेचुरल, जब चीज़ों में छेड़छाड़ होती है तब ये चीज़ें होती हैं। हमारे कर्मों का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण जब लोग पढ़ लिखे गए और उनमें तर्क का विकास हुआ, तो उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की, राइट्स की डिमांड की कि हमें अधिकार मिलना चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग के रूप में मैं आज़ाद उतरा हूँ यहाँ से। अगर बेड़ियाँ डालनी होती तो भगवान नहीं डाल के भेजता मुझे। और दूसरी बात इसके साथ कि मैं इक्वल हूँ, सबके समान है, कोई राजा या कोई नौकर नहीं है, कोई गरीब या अमीर नहीं है, कोई कैपिटलिस्ट और लेबर नहीं है, कोई लैंडलॉर्ड और स्लेव नहीं है, सब बराबर हैं। वो अपनी सभी की स्थिति चेंज कर सकता है, और जो मुझे गुलाम बनाया जा रहा है ये मेरे की कोई पिछले कर्मों का भोग नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी गलत व्यवस्था की देन है, सामाजिक व्यवस्था की देन है, ऐसे सोशल सिस्टम की देन है जो सोशल सिस्टम शोषण पर टिका हुआ है। एक जो वर्ग है दूसरे वर्ग का शोषण करने के लिए ये धारणाएं गढ़ता है। जैसे भारत में जाति सिस्टम कि शूद्र ही ऊपर वाले 3 जो वर्ण हैं उनकी सेवा करेगा, और इन 3 वर्णों को शूद्रों की सेवा से फायदा था। इस वजह से आज़ादी की डिमांड शुरू हुई। अब आज़ादी भी कई तरह की होती है। एक व्यक्ति की आज़ादी होती है, इंडिविजुअल की हैं, एक तो इंडिविजुअल की आज़ादी होती है। इसका मतलब इंडिविजुअल की आज़ादी का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति की आज़ादी, और एक व्यक्ति की आज़ादी का मतलब होता है कि उसे अपने ही समाज में आज़ादी नहीं दी गई। इंडिविजुअल मैंने व्यक्ति होता है, उसे अपने ही समाज में आज़ादी नहीं है। जैसे औरतों को अपने घर में आज़ादी नहीं है घूमने की, उसे सारी दुनिया जब बिना पर्दा के घूम रही है, ये
इस पृथ्वी पे कोई जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधे जो पुरुष हैं वो, और आधे से अधिक मतलब 90% स्त्रियां भी बिना पर्दा के है। तो एक ऐसे स्थान पे जहाँ 10% या 2-3% लोग पर्दा करते हैं, 10% तो होंगे क्योंकि अरब देशों में बुर्के का रिवाज है, तो उन्हीं को ही पर्दे में क्यों रखा जाता? अगर ये नेचुरल चीज होती तो भगवान भी हमें पर्दे में ही भेजता ना, या फिर सारे समाज में होती, ये सारे वर्ल्ड में होती। तो इस तरह की जो है ये जेंडर फ्रीडम चाहिए थी इस तरह से, जो लिंग के आधार पर। जैसे हमारे देश में तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है जिसमें कहा जाता है कि पशु ढोल और नारी जो है जितना पीटोगे उतना ही सही काम चलेगी। तो इस तरह की एक ऐसी गलत धारणाएं हैं जो सृष्टि को ठुकरा रही हैं। मतलब स्त्री क्या है? रचने वाली है, आपकी माँ है वो, और उसी को आप दूसरे दर्जे का व्यक्ति प्राणी समझ रहे हो। फिर जैसे हमारे देश में जाति प्रथा थी जिसमें एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों को के पैर धो धो कर पीना पड़ता था, वो पानी पीना पड़ता था। एक घटना हमारे देश की ही शायद ये 2011-12 की बात है, जिसमें एक दलित एक प्रथा है दक्षिण भारत में कि जो मंदिर में पूजा होती है और उसका जो जजमान होता है, हमारे यहाँ जजमानी सिस्टम था कि एक जजमान, जैसे ब्राह्मण के जजमान होते हैं, अमावस को खीर खिलाते हैं उसको, इस तरह से जो खिलाता वो जजमान होता है। तो उसके यहाँ शूद्र को उस पूजा में जो जमींदार होता है, लैंडलॉर्ड्स होता है, उसके पैरों का पानी जो है पीना पड़ता था। उस दलित की डेथ हो गई, उसका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था और रोबिन पता नहीं राहुल की इस तरह का नाम है, वो कोर्ट केस हुआ फिर बहुत मशहूर। उस बच्चे ने इनकार कर दिया, तो क्योंकि उसके फादर की रीत उसे पूरी करनी थी, उसको भेजा गया कि जाओ आप अपने फादर की रीत पूरी करो। जब उस लड़के ने ये करने से मना कर दिया तो उसको बहुत टॉर्चर किया गया। और जब ये केस जो है कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये इस तरह की अमानवीय प्रथाओं को बंद करने की इजाज़त वो कानून किए और दंड को थोड़ा सा और मजबूत बनाया। तो इस तरह की अमानवीय प्रथाएं हमारे देश में हैं। और रिलीजन, हमारे देश में तो खैर सेकुलरिज्म है, लेकिन हमारे ही देश में बहुत सारा पीरियड रहा है, मुगल कालीन पीरियड रहा है, जिसमें मुस्लिम जो शासक थे वो हिंदुओं और दूसरे धर्मों को दोयम दर्जे का प्राणी मानते थे, उन पर जजिया जैसे टैक्स लगाए जाते थे। तो ये क्या है? टाइप ऑफ लिबर्टी है। और इसी तरह जो अमेरिका में है वो ब्लैक और वाइट में भेदभाव था। तो ये भी क्या है? वाइट से क्या चाहिए थी? ब्लैक्स को आज़ादी चाहिए थी, लिबर्टी चाहिए थी। तो इस तरह से ये डिटेल्स में है कि बहुत तरह की आज़ादी होती है। अब मान लो हमने वोट की आज़ादी प्राप्त कर ली, जिसे मार्क्स कहता है कि ये बेकार है। क्या जो व्यक्ति है वोट डालने वाला वो आज़ाद है वोट डालने के लिए? क्योंकि उसमें तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं वोट डालने का, कि पैसे उसकी वोट खरीदने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या आया? लिबरलिज्म आया, और लिबरलिज्म ने कहा कि मनुष्य को फ्री छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने कहा, एक थ्योरी दी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ जो है वो इकोनॉमिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता चाहते थे। उनकी सरकारें बहुत सारे व्यापार पर प्रतिबंध लगाए हुए थी। इन प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए और व्यापार को स्मूथली चलाने के लिए एडम स्मिथ ने कहा कि सरकार को किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसे लेसेस फेयर की नीति अपनानी चाहिए। इस लेसेस फेयर के अनुसार, इसे हिंदी में अहस्तक्षेप की नीति कहते हैं, कि मनुष्य के कामों में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये पहले तो व्यापारियों के लिए थी कि
हमें मार्केट के रूल ना बताएं। मार्केट के रूल अगर आप कठोर कानून तय करोगे तो हम मार्केट में अपना सामान नहीं बेच पाएंगे, अपने अनुसार पॉलिसीज़ नहीं बना पाएंगे और इस तरह से व्यापार को बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो आप क्या करिए, इकोनॉमिक क्षेत्र में हमें आज़ादी दे दीजिए और हम अपने मार्केट जो है अपने आप चला लेंगे। कंपटीशन में जो फेल होंगे लोग वो बाहर निकल जाएंगे और जो यहाँ रहने के काबिल होंगे वो रह जाएंगे। इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, और ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ये सारी थ्योरी याद कर लेना भाई। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कर लेना या कमेंट में भी लिख सकते हो कि मैडम ये बात समझ में नहीं आई। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब होता है कि योग्यतम की जीत, भाई मतलब योग्य होगा वही जीत जाएगा, आप ज़्यादा कानून ना बनाए। लिबरलिज्म की एक थ्योरी और थी कि स्टेट को कम से कम काम करना चाहिए, जितना स्टेट काम करेगा। लिबरलिज्म क्या कहता था, लिबरलिज्म जो अधिकारों की डिमांड कर रहा है भाई, जो राजाओं से, ठीक है, वो क्या कहता है कि स्टेट इज ए नेसेसरी थिंग, स्टेट इज ए नेसेसरी थिंग। इसका मतलब है कि नेसेसरी इवल, ये कहा उसने। स्टेट माने राज्य, सरकार एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक क्यों है? क्योंकि इसको रखना जरूरी है, क्योंकि पुलिस और फौज इसके पास होती है, इसके बगैर समाज में मेंटेनेंस स्थापित नहीं हो सकती। और इविल क्यों है? क्योंकि ये जितना काम करेगी ये लोगों के अधिकारों को छीनेगी। इसलिए इन्होंने कहा कि स्टेट कम से कम काम करे और व्यक्ति जितना वो काम कम से काम करेगी, व्यक्ति को आज़ादी उतनी ही मिलेगी। अब ये सब जब इस तरह के अधिकारों की मांग शुरू हुई तो यूँ समझ लो कि राजाओं का टाइम खत्म हो गया, ठीक है। अब लोग अधिकारों की डिमांड कर रहे थे। अब राजाओं का टाइम नहीं था जो निरंकुश तानाशाही के हिसाब से शासन चलाते थे, एब्सोल्यूट थे। एब्सोल्यूट इसका मतलब कि निरंकुश तानाशाह थे। लेकिन अब तानाशाहों पर भी जो पब्लिक है वो डिमांड करने लगी कि आप थोड़े से काम कीजिए और लोगों के मामलों में दखलंदाजी ना कीजिए। चर्च और राजाओं के दिन लद गए। बहुत सारे देशों में उनके विरुद्ध आंदोलन हुए। ब्रिटेन जैसे देश में 1688 में मैंने बताया है ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुई और इसके द्वारा इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन में सारे अधिकार राजाओं से लेकर कहाँ पार्लियामेंट को दे दिए। और पार्लियामेंट क्या संस्था थी? पार्लियामेंट जो थी वो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था थी। वहाँ एक आंदोलन चला था, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा शासन चलाने में तो हमें क्या है, हम आपको टैक्स पे नहीं करेंगे। तो थोड़ी बहुत आज़ादी जो है वो मिल गई। और इसके बाद क्या था, जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने लगे। अब जो अधिकार थे वो कुछ लोगों को मिले, लेकिन बाद में जो ये अधिकारों का दायरा विस्तृत हो गया और लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करने लगे। लिबरलिज्म आ गया और लिबरलिज्म के साथ ही डेमोक्रेसी आ गई। और डेमोक्रेसी और अधिकारों का एक घनिष्ठ संबंध है। डेमोक्रेसी में ही हम ये मान सकते हैं कि राइट्स मिलेंगे और उन राइट्स की सुरक्षा भी होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में लिखे हुए संविधान होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। उसके बाद क्या है कि ये लिबरलिज्म के कारण, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी बुराइयां शुरू हो गई, प्रतिबंध रहे नहीं कुछ। और इस तरह की जो अप्रतिबंधित स्वतंत्रता थी जिस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं था, राइट्स विदाउट या फ्रीडम विदाउट कंसंट्रेशन, विदाउट कॉन्स्ट्रेंट या रेस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कुछ भी करो, आप मजदूरों का शोषण करो, आपकी फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं
तो आप उनके साथ कैसा भी बिहेव करें। तो ऐसी आज़ादी जो बिना रिस्ट्रिक्शंस के होती है और कुछ भी करने की आज़ादी देती है, उसे नेगेटिव फ्रीडम कहा जाता है। फिर दो कॉन्सेप्ट आए फ्रीडम के, एक है नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम और एक आया पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव शुरू की जो धारणा है लिबरलिज्म की उससे जुड़ा हुआ है, और इसने कहा कि मैन जो है एक रैशनल बीइंग है और वो अपने फैसले खुद ले सकता है, लेसिस फेयर के सिद्धांत पर काम करता है कि कम से कम काम होने चाहिए, और जो है ये गवर्नमेंट को क्या मानता है, एक नेसेसरी इवल मानता है। नेसेसरी इवल का मतलब जो स्टेट है वो कम से कम काम करे, नेसेसरी। और ये कौन सी विचारधारा है, नेगेटिव विचारधारा। नेसेसरी इवल लेस काम करे, कम से कम उसका दायरा हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को आज़ादी हो। लेकिन जब ये बहुत सारा शोषण होना शुरू हो गया, इससे समाज में अनाचार फैल गया, दो पूंजीपति वर्ग बन गए, तो जो लिबरलिज्म गवर्नमेंट्स थी उन्होंने सोचा नहीं भाई, इस तरह की स्वतंत्रता समाज के लिए हानिकारक है। समाज में आपकी स्वतंत्रता उतनी ही होनी चाहिए। मान लो आप कहते हो कि जी मुझे तो हाथ घुमाने की आज़ादी चाहिए, ये आपका हाथ है और आप इसको यहाँ तक घुमाना चाहते हो, और लेखक है कोई, मुझे नाम याद नहीं है उसका, उन्होंने कहा है कि आपको हाथ घुमाने की आज़ादी तभी तक है जब इस व्यक्ति की नाक आपके हाथ से ना टकराए। जैसे ही आपका हाथ इसकी नाक तक पहुंच गया तो इसका मतलब आपकी आज़ादी सुकड़ कर यहाँ आ गई। बात समझ में आई आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि आपकी आज़ादी जो है वो बिना प्रतिबंधों के नहीं हो सकती। आपकी आज़ादी पर प्रतिबंध ये है कि आप दूसरे के अधिकारों को उल्लंघन नहीं करेंगे। आपके अधिकार तभी तक हैं जब दूसरे के अधिकारों का खंडन आप वायलेशन ना करें, और ऐसे अधिकार जिससे दूसरे के अधिकारों का वायलेशन ना हो। तो यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं। जैसे ये फ्रीडम है, और ये आपके नेल्सन मंडेला का चित्र दिया हुआ है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए 28 साल तक जेल काटी, और ये 1994 में, और जेल भी ऐसे थी, ऐसा द्वीप था वो जहाँ पर कोई चिड़िया भी दिखाई नहीं देती थी। 1994 में ये छुटकर आए और सबसे प्रथम ब्लैक प्राइम मिनिस्टर बने साउथ अफ्रीका के, और ये अपर्थाइड की पॉलिसी के विरुद्ध लड़े थे। अपर्थाइड का मतलब नस्ली भेदभाव। साउथ अफ्रीका के मूल जो निवासी थे वो काले ही लोग थे, और ये काले ही लोग गुलाम थे, और वहाँ जो सरकार थी वो गोरों की थी, और वो काले लोगों को इंसान ही नहीं समझती थी, उनको कोई किसी तरह के अधिकार नहीं थे। वो होटलों में, पब्लिक होटल में नहीं जा सकते थे जहाँ अंग्रेज खाना खाते थे, वे उन ट्रेनों में सवारी नहीं कर सकते थे, सिनेमा घरों में फिल्में नहीं देख सकते थे, जहाँ गोरे देखते थे, गोरे लोगों की कॉलोनियों में वो बस नहीं सकते थे। और इस वजह से इस अपर्थाइड पॉलिसी के विरुद्ध जो है नेल्सन मंडेला ने एक लंबा समय जो है वो जेल में बिताया। यूएनओ ने नेल्सन मंडेला डे घोषित किया हुआ है, और यूएनओ के द्वारा नेल्सन मंडेला दिवस जो है मनाया जाता है। इनकी एक पुस्तक का नाम है, वो याद कर लेना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो फ्रीडम का मीनिंग ये है। डू यू नो व्हाट इज द आइडिया ऑफ फ्रीडम? क्या आप जानते हो कि फ्रीडम क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन मैनिस्पेटर ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का सबसे सशक्त विचार है। नेल्सन मंडेला इन हिज पर्सनल ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है अपनी पुस्तक, खुद लिखना अपने जीवन पर। उनकी पुस्तक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, टॉक अबाउट हिज पर्सनल स्ट्रगल against the white apartheid regime of South Africa. He mentioned about the hardship, brutality and oppression which
द ब्लैक हैड टू सफ़र इन देयर ओन कंट्री। इसमें उन्होंने अपार्थाइड पॉलिसी मैंने बताई, ऐसी पॉलिसी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जो नस्ल के आधार पर भेदभाव करती है। अगर आपने साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम देखी हो तो उसमें कुछ खिलाड़ी बहुत काले और अफ्रीकन मूल के होते हैं और कुछ गोरे और यूरोपियन मूल के होते हैं। तो ये जो रेशियल भिन्नता थी ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनी और गोरे सरकार के द्वारा जो मुसीबतें, जो निर्दयता से अत्याचार वहाँ किए गए, दबाया गया, उस ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है। और अंत में 28 अप्रैल 1994 में जो अफ्रीका से गोरी सरकार का शासन खत्म हुआ और आज दुनिया का सबसे अच्छा संविधान, अच्छे संविधानों में से एक साउथ अफ्रीका का संविधान है, जो गोरे और काले के भेदभाव पर आधारित नहीं है बल्कि हर व्यक्ति को फ्रीडम देता है। इसी तरह की जो स्टोरी है वो आंग सांग शूकी की है। ये बर्मा के लीडर है जिसे म्यांमार भी कहते हैं। ये दिल्ली में यूनिवर्सिटी में ही पढ़ी है क्योंकि इनके फादर जो है यहाँ भारत में डिप्लोमेट थे, राजदूत थे बर्मा के भारत में। और इन्होंने क्या किया, 1992 के आसपास शायद वहाँ चुनाव हुए बर्मा में, म्यांमार में, क्योंकि इससे पहले म्यांमार में 1962 के आसपास जो है मिलिट्री रूल स्थापित हो गया और इस मिलिट्री रूल ने क्या करना शुरू कर दिया, जो डेमोक्रेटिक नेता थे उनको पकड़ पकड़ जेलों में डाला गया। और अंत में 1992-90, मुझे डेट ध्यान नहीं है, नेट से चेक कर लेना, या 9th की बुक में ये सब कुछ दिया हुआ है, तो उसको इलेक्शन करवाए। थान सवे वहाँ के मिलिट्री रूलर थे। आंग सांग शूकी की जो पार्टी थी, नेशनल पार्टी, उन्होंने वहाँ बहुत सारी सीटें जीती और सरकार बनाने के पूरे वो मेजॉरिटी में थी। लेकिन जो थान सवेया मिलिट्री रूलर थे उन्होंने इसको गवर्नमेंट बनाने ही नहीं दी और इन्हें कहा कि आप देश छोड़कर भाग चले जाएं। लेकिन आंग सांग शूकी ने कहा कि मैं अपने देश के लोगों की आज़ादी के लिए लड़ूंगी। आपने ज़बरदस्ती, आप शासक बने बैठे हो, आप जो इलेक्शन के द्वारा लोग जीत कर आए हैं उनको आपने नहीं बनने दिया है शासक, लोगों की चॉइस के रूलर नहीं हैं। मैं यहीं रह कर लड़ूंगी। और ये घर में रही काफ़ी सालों तक, 28-30 सालों तक ये अपने घर में ही नज़रबंद रही। इस बीच इनकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी। इन्हें पीस प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया, वो भी इन्हें लेने के लिए नहीं जाने दिया गया। और ये अपने घर में कैद रही, डिटेंशन में रही। डिटेंशन मतलब होता है नज़रबंदी, कि आप बिना सरकार की इजाज़त से कहीं जा नहीं सकते। और 2013 के आसपास इन्हें वहाँ से रिलीज़ किया गया डिटेंशन से। फिर चुनाव हुए और अब जो है इनकी पार्टी रूल में है। ये राष्ट्रपति तो नहीं वहाँ की, लेकिन मेन हेड के रूप में इनको एक पोस्ट दे दी गई है। राष्ट्रपति इसलिए नहीं है क्योंकि बर्मा के संविधान में एक संशोधन हुआ था, एक मिलिट्री रूलर ने ही किया था, कि यहाँ के जो विदेशी, किसी का हस्बैंड, स्पाउस विदेशी है या विदेश में रहता है या बच्चे रहते हैं, तो उनको राष्ट्रपति नहीं बनने दिया जाएगा। और ये सब आंग सांग शूकी को पार्टी से, देश की राजनीति से अलग रखने के लिए ही किया था। ये ऐसे उदाहरण हैं जो वर्तमान के उदाहरण हैं। इससे पहले जो भारत है, अफ्रीका है, अफ्रीकन देश, एशिया के देश, बहुत सारे लैटिन अमेरिका के देश, वो डच, ब्रिटिश इनके गुलाम थे और इन्होंने भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। फ्रीडम क्या है? बहुत सारे लोगों ने अलग अलग से इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। किसी ने कहा कि आज़ादी जो है बिना प्रतिबंधों के होती है, लेकिन किसी ने कहा कि आज़ादी पॉजिटिव है और लोगों के, व्यक्तियों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। तो कुछ लोगों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं, आप परिभाषाएं याद कर लेना कि किसने किसने क्या कहा। जैसे ग्रीन की परिभाषा है, ठीक है, फ्रीडम कॉन्सिस्ट इज ए पॉजिटिव पावर। और ग्रीन ने क्या कहा है कि ये एक सकारात्मक शक्ति है और वो करने की आज़ादी देती है जो व्यक्ति की कैपेसिटी है, ठीक है, वो जो जिसकी वो कैपेसिटी है वो करने की आज़ादी देती है।
लॉस्की ने कहा कि फ्रीडम इज द एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मैंने प्रतिबंध, प्रतिबंधों का अभाव ही क्या है, आज़ादी है, मतलब प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ दो सोशल कंडीशन विच इज मॉडर्न सिविलाइजेशन आर द नेसेसरी ग्रांटेड फॉर इंडिविजुअल हैप्पीनेस। जो व्यक्ति की खुशी के लिए जितने भी मॉडर्न सिविलाइजेशन में अधिकार दिए हैं उन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध न होना, लास्की ने क्या कहा है, वो स्वतंत्रता है। तो और एक दो और होंगी, आप देख लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।